हाँ जी। तो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारी कैप्सूल सीरीज के नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। लास्ट जो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करी थी। आज के इस कैप्सूल में हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो मटेरियल को लेकर के बातचीत करता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें हमारे लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीऑर्डर लेवल, ईओक्यू और ईबीक्यू। इन तीनों के बारे में आज के इस कैप्सूल में मैं आपको सारी बातें जो जो काम की है वो सारी आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले देखो, अगर अपन मटेरियल की बात कर रहे हैं या इन्वेंट्री मटेरियल वन इन द सेम थिंग अपन यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, तो क्यों हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ईओक्यू, ईबीक्यू, रीऑर्डर लेवल वगैरह? क्योंकि भाई देखो, इन्वेंट्री के साथ में ना कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और जहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वहां पे इस कॉस्ट को मैं मैनेज करना चाहूंगा। कंपनी इस कॉस्ट को मैनेज करना चाहेगी, कंट्रोल करना चाहेगी कि ये कॉस्ट ज्यादा ना हो, ये कॉस्ट प्रिडिक्टेबल रहे, हमारे जो बजट्स हैं उनके हिसाब से काम चले। तो इस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए ये सारे कंसेप्ट बनाए गए हैं, रीऑर्डर लेवल, ईओक्यू वगैरह। अब हम बात करते हैं सर, तो कॉस्ट होती कौन कौन सी? तो प्राइमरीली देखो चार तरह की कॉस्ट होती है। वैसे तो तीन हमारे काम की है, एक चौथी कॉस्ट और होती है, बट हमारे काम की ये तीन है। पहली जो सबसे काम की कॉस्ट है वो होती है परचेज कॉस्ट। भाई माल खरीदोगे तो परचेज का खर्चा लगेगा, तो परचेज कॉस्ट। सेकंड नंबर पे आती है साहब ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जो भी मटेरियल चाहिए उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग का जो खर्चा है, सर ऑर्डरिंग का क्या खर्चा होगा? भाई देखो, अगर आपने माल मंगाया तो उसके लिए आपको एक परचेज डिपार्टमेंट बना के रखना पड़ता है, तो परचेज डिपार्टमेंट के जो खर्चे हो रहे हैं, प्लस जो आप ऑर्डर प्लेस करो उसके लिए जो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वो कभी कभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी लग जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें, प्लेटफॉर्म फी वगैरह अपन भी पे करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो प्लेटफॉर्म फी लगा देते हैं वो 99 रुपीज़ की। वो सारी चीज़ें वो आपके ऑर्डरिंग के खर्चे में आ जाता है। फिर आते हैं होल्डिंग कॉस्ट। अब वो जो यूनिट्स आपने मंगाए हैं वो आपके पास आ गए, अब उनको इन्वेंट्री में रखने का, वेयर हाउस में रखने की होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है। इन्वेंट्री में कैरी करने का खर्चा है, इसलिए इसको कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, ये भी एक खर्चा है। और फिर अगर ये सब ना करो, अगर इन्वेंट्री ना रखो, किसी के दिमाग में आएगा सर इतना खर्चा है, इन्वेंट्री को रखने का भी खर्चा है, तो एक काम करो, रखो ही मत। अगर नहीं रखोगे और कम हो गई तो फिर स्टॉक आउट का खर्चा है। स्टॉक आउट के अंदर हम कहते हैं लॉस्ट सेल, लॉस्ट रेपुटेशन, ये सारे जो खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। जो लॉस सेल हुई, रेपुटेशन गई, अगर आपके पास कस्टमर है आपने उसको गुड्स नहीं दिए तो रेपुटेशन का डैमेज होता है। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं वो कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट में, इसलिए नॉशनल कॉस्ट होती है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम इन तीन कॉस्ट को ज्यादा कंसीडर करते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब ये जो हमारी तीन प्राइमरी कॉस्ट है, इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इनके फॉर्मूले क्या है? देखो, परचेज कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, जितने यूनिट्स मंगाए, जिसको हम नॉर्मली एनुअल डिमांड कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से। जो परचेज प्राइस है, तो जो आपके एनुअल डिमांड या जितने यूनिट्स आपने ऑर्डर करें, मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट, इससे आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अब आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा है, तो जितने ऑर्डर प्लेस करोगे उतना खर्चा लगेगा, तो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम कहते हैं सीओ, शॉर्ट में कहते हैं सीओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको सीओ कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है सर नंबर ऑफ ऑर्डर कहां से आएंगे? एक सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर तुम्हें साल भर में 20,000 यूनिट चाहिए और एक बार में तुम 5,000 मंगा देते हो, तो 20 डिवाइड बाय 5, 4 ऑर्डर हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? जो आपकी एनुअल डिमांड है डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना ऑर्डर करते हो उसको डिवाइड, मतलब उससे अपन डिवाइड करेंगे एनुअल डिमांड को, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे सीओ से, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर आती है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या है? इन्वेंट्री को अपने पास रखने का खर्चा। तो यहां हम कहते हैं आप एवरेज इन्वेंट्री निकालो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, इसको अपन CH कहते हैं। अब यहां पे बात आती है सर ये एवरेज इन्वेंट्री कहां से आएगी, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। एवरेज इन्वेंट्री जनरली तो हम कहते हैं जो आपने ऑर्डर क्वांटिटी करी है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उससे आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। बट अगर बफर स्टॉक दे रखा है तो बफर स्टॉक को सीधा ऐड करना है, उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। तो फॉर्मूला टेक्निकली याद पूरा करना, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री बन जाती है। और इन तीनों को अगर ऐड करोगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है साहब। तो अगर अपन जब बात करें कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट निकालने की, तो ये तीनों कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ठीक है साहब। अब यहां पे बात आती है सर इन्वेंट्री पे हम किस तरह का कंट्रोल लगाना चाहेंगे। देखो, कंट्रोल दो टाइप के लगाना चाहेंगे। पहला तो
कहीं से पता पड़ जाएगा ऑर्डर क्लब कब प्लेस करना है। क्यों सर, क्यों ऐसा निकालते व्हेन टू ऑर्डर? भाई देखो, अगर तुमने टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं करा तो स्टॉक आउट का दिक्कत हो जाएगी, स्टॉक आउट की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए व्हेन टू ऑर्डर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अब ऑर्डर प्लेस करना कितना, तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच टू ऑर्डर। तो हम इन्वेंट्री पे दो तरह का कंट्रोल लगाना चाहते हैं, एक कब ऑर्डर करना है और एक कितना ऑर्डर करना है। कब ऑर्डर करने का हमने आंसर निकाला रीऑर्डर लेवल, इसका हमने तोड़ निकाला, प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, रीऑर्डर लेवल। और हाउ मच टू ऑर्डर का सॉल्यूशन क्या है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हाउ मच टू ऑर्डर बताएगा EOQ, और ज्यादा कब ऑर्डर करना है वो बताएंगे रीऑर्डर लेवल। अब ऐसा क्यों है भाई, देखो कितना ऑर्डर करना डिपेंड करेगा लीड टाइम पर। भाई देखो कुछ माल तो आप कह सकते हो सर ऑर्डर का क्यों करना है, जब जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे पास वाली दुकान से खरीद के ले आएंगे। तो कुछ माल तो ऐसा होगा जो आप डायरेक्टली मार्केट जाके खरीद के ला सकते हो, बट अगर आप फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो उनको तो बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए, उतनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर प्लेस करनी ही पड़ती है एडवांस में। जरूरी नहीं कि हर माल आपको नुक्कड़ की दुकान पर मिल जाएगा। तो वहां पे लीड टाइम कहते हैं डिलीवरी टाइम, कितने टाइम में डिलीवरी होगी। लीड टाइम कहते हैं टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, जिस डेट को आपने ऑर्डर प्लेस करा और जिस डेट को ऑर्डर आपको आया उसके बीच का जो टाइम है उसे लीड टाइम कहते हैं, वही डिलीवरी पीरियड। ठीक है, तो ये टाइम लगता है, इस वजह से पहले ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। वरना सोचो अगर आज ऑर्डर खत्म हो गया और आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो फिर तो आने में अगर 7 दिन लगेंगे, 7 दिन तक स्टॉक आउट ही रहेगा पूरा का पूरा। तो 7 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करने चाहिए ताकि नेक्स्ट 7 दिन में माल आ जाए अपने पास में, जब तक स्टॉक खत्म हो तब तक नया माल आ जाएगा। तो इसलिए लीड टाइम को कंसीडर करके रीऑर्डर लेवल निकाला जाता है, इसका फॉर्मुला देखेंगे अपन। और ज्यादा कितना ऑर्डर करना है, क्योंकि देखो भाई ज्यादा अगर क्वांटिटी मंगा ली तो होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट ना हो इसके लिए हम कहते हैं कि कितना मंगाना है वो भी देख लो, उसके लिए EOQ निकाला जाता है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो अगर बहुत कम लेवल पे तुमने ऑर्डर प्लेस करा तो रिस्क होगा स्टॉक आउट का, बहुत ज्यादा लेवल पे करा तो स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा स्टॉक पड़ा रहेगा तो ऑब्सोलेंस, स्टॉक के पुराने होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो बढ़ जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ज्यादा बहुत जल्दी ऑर्डर प्लेस करेंगे, ज्यादा हाई लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे बार बार तो दिक्कत है, ऑर्डर पड़ा गुड्स पड़े रह जाएंगे, इकट्ठे होने लग जाएंगे, और कम पे रखेंगे तो स्टॉक आउट हो जाएगा। तो इसलिए एक एक्यूरेट लेवल, एक एडिक्वेट लेवल निकालना, एक ऑप्टिमम लेवल निकालना जरूरी हो जाता है। कैसे निकाले साहब, फॉर्मूला ध्यान रखना, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ अगर याद नहीं रहे तो एग्जाम में वैसे तो मिल जाएगा, बट फिर भी याद रखोगे तो बेटर रहेगा ये आपको। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है साहब, द वेटिंग पीरियड फ्रॉम प्लेसिंग एन ऑर्डर टू रिसीविंग गुड्स। ठीक है, ये वो टाइम है जितना टाइम आपको लगेगा गुड्स को मिलने में आपको। और रीऑर्डर लेवल क्या है, वो लेवल जिस लेवल पे जैसे इन्वेंट्री पहुंचेगी मैं नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो भी हमारी इन्वेंट्री हम यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे कम होती रहेगी इन्वेंट्री, ये रीऑर्डर लेवल है मान लो। तो जैसे इन्वेंट्री यहाँ पहुंची नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कॉल लग जाएगा, ये कम होती रहेगी, जैसे ही कम होगी एक दिन ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर बढ़ जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, ये लेवल टच करेंगे नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा ये काम। इसका एक फॉर्म क्वेश्चन से देखते हैं, देखो उसको अपने को रीऑर्डर लेवल निकालना है मटेरियल P का। ठीक है, आपको मिनिमम डेली यूजेस दे रखी है 850 की, मैक्सिमम दे रखी है 800 की, लीड टाइम मिनिमम है 5 का, मैक्सिमम है 10 का। हमारा फॉर्मूला होता है भी ROL के लिए मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डेली यूजेस 800, मैक्सिमम लीड टाइम 10, तो रीऑर्डर लेवल हो गया 8000 यूनिट्स का, सिंपल। ठीक है साहब, अब इसके दो भाई है, एक होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, एक होता है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। देखो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल वो लेवल है, इससे ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो पक्का तुम्हारी एक्सेस इन्वेंट्री है, तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो हम इससे ज्यादा इन्वेंट्री कभी भी रखना नहीं चाहेंगे हमारे पास में। तो इन्वेंट्री हेल्ड अबव दिस लेवल इज इंकरिंग एक्सेसिव होल्डिंग कॉस्ट, ये वो लेवल है इसके ऊपर अगर इन्वेंट्री है तो तुम ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हो, इन्वेंट्री को थोड़ा कम करो, थोड़ा वेट करो। ठीक है, ऐसा ये क्यों निकालते लेवल, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो स्टॉक पड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार अब क्या ऑर्डर प्लेस करें नहीं करें, क्या वेट करें, तो हम उसके लिए कहते हैं कि आप एक बार मैक्सिमम लेवल रखो, कभी भी इससे ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो फिर आपके दिक्कत है, उस इन्वेंट्री का ऑर्डर डिले करो, पहले थोड़ा नीचे लाओ उसको और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना। और फिर आता है मिनिमम लेवल, ये से कहते हैं डेंजर लेवल, ये वो लेवल है कि इससे भी कम अगर हो गया तो फिर तो पक्का है कि स्टॉक आउट होगा। ठीक है साहब, तो कहते हैं देयर इज, अगर इस लेवल के नीचे इन्वेंट्री गई तो देयर इज अ सीवियर रिस्क ऑफ स्टॉक आउट इफ द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड इज बिलो दिस लेवल, अगर इन्वेंट्री इस लेवल के नीचे गई तो स्टॉक आउट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपके इन्वेंट्री लेवल में यहाँ ऊपर कहीं होगा मैक्सिमम लेवल,
यहाँ कहीं होगा रीऑर्डर लेवल और उसके नीचे कहीं होगा मिनिमम लेवल, ठीक है ना। अभी इनके फॉर्मूले देखते हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, ये कहता है रीऑर्डर लेवल निकालो, उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस करो और उसमें से माइनस करो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल में था मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यहाँ कह रहे हैं कि रीऑर्डर लेवल जो आपने निकाला है उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करो जो आपके ईओक्यू से या जो भी क्वेश्चन में दे रखी है उससे आएगी, और उसमें से मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम माइनस कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम के फॉर्मूले में मिनिमम लेके चलना है, ठीक। अब मिनिमम का फॉर्मूला कहता है रीऑर्डर लेवल निकालो और उसमें से एवरेज लेस कर दो, एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। देखो मैक्सिमम मिनिमम तो पहले यूज हो गए थे तो एक एवरेज ही बच रहा था, तो इसने कहा एवरेज मेरे को दे दो, ठीक है। तो मैक्सिमम के लेवल में मिनिमम यूज करेंगे, रीऑर्डर के लेवल में मैक्सिमम यूज करेंगे और मिनिमम में एवरेज यूज करेंगे। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। और एक एवरेज इन्वेंट्री लेवल ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या होता है भाई, बफर इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 जनरली होता है, बट अगर क्वेश्चन में बफर स्टॉक दे रखा है तो बफर स्टॉक को एज इट इज ऐड करना, बफर स्टॉक को डिवाइड बाय 2 नहीं करते। चलो एक क्वेश्चन ऐसे देखो, The following information is for a decorative component used in cabinet design of furniture company। आपको मिनिमम यूजेस दे रखी है, मैक्सिमम दे रखी है, लीड टाइम फॉर रिप्लेसमेंट दे रखा है और रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है अपने को, ठीक है। हमें यहाँ पे तीनों लेवल निकालने, क्वेश्चन के हिसाब से अपन तीनों लेवल निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या कहता है साहब, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सबसे पहले ये निकलेगा क्योंकि इसी के बेसिस पे मिनिमम और मैक्सिमम निकलेंगे। मैक्सिमम यूजेस और मैक्सिमम लीड टाइम 15। कैलकुलेटर ले लेते हैं साहब। तेरह सौ इंटू 15, 19,500, ये मेरा रीऑर्डर लेवल हो गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम लेवल। ये कहता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल आ गया अपना 19,500। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है 20,000 की है, माइनस मिनिमम यूजेस है 800 और मिनिमम लीड टाइम है 5। इसको सॉल्व करो। 19,500 प्लस 20,000 माइनस 800 इंटू 5 मतलब 4,000। ये हो गया 3,5,5,0,0। ये आ गया मैक्सिमम लेवल। अब निकालना है लास्ट मिनिमम लेवल। फॉर्मूला क्या है साहब, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज यूजेस इंटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है साहब। एवरेज यूजेस चलो दे रखी है, नहीं भी अपने को दे रखी है 1000 की है, एवरेज है 1000। एवरेज टाइम नहीं दे रखा है, निकाल सकते हैं। अगर 5 मिनिमम है और 15 मैक्सिमम है तो उसका मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 10। 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, 10 आ गया साहब फॉर्मूला। 19,500 का रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस है 1000 की और एवरेज लीड टाइम है 10 का। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर इन दोनों का एवरेज तो 1000 नहीं होता। मैं देखो क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो ये है, नहीं बोल रहा होता तो मैं इनका भी एवरेज ले लेता, ठीक है ना। हो सकता है भी एवरेज जो है वो ज़्यादा निकल के आ रहा हो, क्या दिक्कत है। तो बोल रखा है ना तो इसलिए दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई इसका एवरेज निकालने जाओगे तो ये कहीं 1050 का आएगा, बट यहाँ पे 1000 दे रखा तो 1000 यूज करने का। क्वेश्चन में जो बोल रखा है वो बोल रखा है, बात खत्म, ठीक है। जो नहीं दे रखा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 9,500, 19,500 माइनस 10 आ गया तीनों लेवल। तो ये आ गया रीऑर्डर लेवल 19,500, मैक्सिमम लेवल 35,500 और ये मेरा मिनिमम लेवल 9,500। तो इस तरह का डेटा आपको एग्जाम में दे रखते हैं। डेटा को यूज करके आपको इस तरीके से आंसर निकालना होगा, ठीक है साहब। तो ये तीनों लेवल हमारे काम के। अब आते हैं साहब ईओक्यू के ऊपर।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब जो सेकंड कंट्रोल है अपना, सेकंड कंट्रोल क्या कहता है साहब, पहले देख लिया कब ऑर्डर करना है, सेकंड कंट्रोल है हाउ मच टू ऑर्डर। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई देखो एग्जाम, हम ये कंसेप्ट आया कैसे, तो लोगों ने सोचा कि भाई कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। तो हमने कहा देखो यार मेन कंट्रोल किसके लगा सकते हैं, ऑर्डरिंग और होल्डिंग, ये दो कॉस्ट है। अगर ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी बट होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कम ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक बार में ज्यादा क्वांटिटी मंगाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी बट होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट कम हो रही है। ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है बट होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ईओक्यू क्या है साहब, ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जो बैलेंस आउट कर देता है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरी होल्डिंग कॉस्ट को। ये वो लेवल है जहां पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर आती है, बैलेंस आउट कर जाती है। ठीक है, तो ईओक्यू क्या है, इट इज एन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। एक तो वो लेवल है जहां पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होती है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम क्यों होती है, क्योंकि ये बैलेंस करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये इस ट्रेड ऑफ को कि ज्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कम क्वांटिटी मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। तो ये ट्रेड ऑफ है, कितनी क्वांटिटी मंगाए। तो ये वो लेवल है जहां पे ये दोनों ट्रेड ऑफ बैलेंस आउट कर जाते हैं। ठीक है साहब, इसमें लेकिन कुछ अजम्पशंस है हमारे। फॉर्मूला तो ये रहा, ईओक्यू का फॉर्मूला सबको, काफी लोगों को पता ही होता है, नहीं भी हो तो एग्जाम में मिल जाएगा। 2 इंटू अपनी एनुअल डिमांड, डी मतलब एनुअल डिमांड, इंटू सीओ, सीओ मतलब कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, डिवाइड बाय सीएच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, और इसका होल अंडर रूट। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है, कुछ बुक्स में किसी और तरह से लिखा होता है, बट अपने को तो फॉर्मूला याद रखना है कि करना क्या है भाई, 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, और ये पर ऑर्डर वाली कॉस्ट है और ये पर यूनिट वाली कॉस्ट है। ठीक है सब, लेकिन पता है ईओक्यू के कुछ अजम्पशंस है। ये ईओक्यू परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके कुछ अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन तो ये होता है, ये मानता है कि होल्डिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, मतलब 1 यूनिट रखूंगा तो भी उतना खर्चा लगेगा, 2 रखूंगा तो भी उतना लगेगा, 1000 रखूंगा तो भी उतना रखेगा, उतना ही लगेगा। बट ये थोड़ी सी दिक्कत है, बट ये मानता है कि ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट है, इसका मतलब होल्डिंग कॉस्ट वेरिएबल है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट को ये मान के चलता है वेरिएबल इन नेचर, लेकिन हो सकता है रियल लाइफ में ये सेमी वेरिएबल हो सकता है ये सेमी वेरिएबल हो, और ज्यादातर केसेस में होती है, बट हम मानते हैं कि ये वेरिएबल इन नेचर है। फिर ये कहता है कि हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या अज्यूम करेंगे, वो अपना वही ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस बफर इन्वेंट्री। और डिमांड और कॉस्ट को ये कंसिस्टेंट मानता है। ये कहता है कि डिमांड हमें पता है और डिमांड कंसिस्टेंट है, और कॉस्ट भी हमें पता है और कॉस्ट भी कंसिस्टेंट है, मतलब दोनों चेंज नहीं होने वाली। और यही तो दिक्कत है, डिमांड को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, कॉस्ट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर में चेंज हो सकती है, बट ये मानता है कि ये कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं होगी। ठीक है साहब, तो ईओक्यू निकालते वक्त कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम कहते हैं कि एंश्योर करना एक तो एग्जाम में कि जो टाइम पीरियड है वो एनुअल डिमांड में हो। ठीक है ना, हम कॉस्ट एनुअल बेसिस पे निकाल रहे तो डिमांड एनुअल हो। और यहाँ पे रियल लाइफ में अगर ये आपको करना है तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारा एक्यूरेट डेटा चाहिए इन सब चीज़ों का, जो दिक्कत देता है। इसलिए रियल लाइफ में ईओक्यू एक्चुअली में निकालने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। ठीक है, अब इसको हम देखें ग्राफ से, तो हमने क्या बोला भाई, होल्डिंग कॉस्ट को हम क्या मान के चल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट तो वेरिएबल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को ये मान के चलता है कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो आपकी क्या कह लो कि पर जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती रहेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट को ये फिक्स मानता है, ये मानता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि एक को फिक्स माना है एक को वेरिएबल माना है तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उससे हम बोल देते हैं ईओक्यू, और इस लेवल पे मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। ठीक है, तो ईओक्यू वो लेवल है जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे को कट करती है, बराबर है, और यहां पे मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। ठीक है, मिनिमम है, ये पूरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, इसके पहले ज्यादा है इसके बाद में ज्यादा है, इस जगह पर मिनिमम है। ठीक है, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। कोम कंपनी हैज एन एनुअल एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर अ रॉ मटेरियल इट यूज्ड in its production process of 1,20,000 units. Each unit has a purchase price of $40. It holds no buffer stock. ठीक है, buffer stock नहीं है. It calculates that each order cost $500. तो ये C हो गया. To administer and $2 to hold a unit. तो ये CH हो गया. तो CO मिल गया, CH मिल गया, एनुअल डिमांड मिल गई. ठीक है ना, एनुअल डिमांड ही दे रखी है तो ये एनुअल डिमांड D मिल गया मेरे को.
तीन चीजें चाहिए फॉर्मूले के लिए, तीनों चीजें मुझे मिल गई। परचेज प्राइस 40 है, वो दे रखा है। सप्लायर ऑफ, अब दूसरे पॉइंट क्या रखा है, सप्लायर ऑफर्स अ 2% डिस्काउंट ऑन परचेजिंग प्राइस इन ईच ऑर्डर मेड बाय कोम कंपनी इन इफ अ मिनिमम ऑफ 10,000 यूनिट्स आर ऑर्डर्ड। तो अब देखो ईओक्यू ये मान के चलता है कि ईओक्यू में डिस्काउंट है ही नहीं। ईओक्यू का एक अजम्पशन आप ये भी लिख सकते हो कि ये इग्नोर करता है डिस्काउंट को। यहां पे मैं चौथा पॉइंट और लिख सकता हूं कि इट इग्नोर्स डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट होगा तो ईओक्यू को हम फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये डिस्काउंट को इग्नोर करता है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का पॉइंट दे रखा हो, पहले डिस्काउंट को छोड़ के ईओक्यू निकालो, ईओक्यू के बेसिस पे टोटल कॉस्ट निकालो, फिर डिस्काउंट को कंसीडर करते हुए टोटल कॉस्ट निकालो और देखो दोनों में से कौन सी बेटर है। इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा है। तो पहले एक बार अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं ईओक्यू की। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू डिमांड इंटू सीओ अपॉन सी एच का होल अंडर रूट। हाँ जी, 2 इंटू डिमांड थी 1,20,000 की, सीओ था मेरा 500 का, सी एच है 2 का, 500 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। फिगर सही लिया ना अपन, 1,20,000 502। ठीक है, सेवन 7,746 कर सकते हैं इसको। इतने यूनिट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे एक बार में, 7,746, 2 इंटू 1,20,000 इंटू 5,00,000 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट। सही है, ठीक है, ये ईओक्यू है। अब ईओक्यू के ऊपर कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट एट ईओक्यू। परचेज कॉस्ट सबसे पहले 1,20,000 यूनिट मंगाने, एक यूनिट की कॉस्ट है 40 परचेज प्राइस, तो 40। ठीक है, सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो 1,20,000 यूनिट मंगाने, एक बार में मंगा कितने रहो, 7,746, और एक बार मंगाने का खर्चा 500 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7,74546 ही आ रही है ये। ठीक है, थर्ड होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कहती है एवरेज इन्वेंट्री, 7,746 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 होल्डिंग कॉस्ट, ये भी आएगी 7,746। और एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम होनी चाहिए, सेम है, नहीं होती तो फिर अपनी ईओक्यू गलत है। ये आगे टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। फोर 815,492, ये है ईओक्यू के ऊपर टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर आपको 2% का डिस्काउंट मिले, कब मिले, जब आप 10 यूनिट मंगाओ, तो क्या ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या ईओक्यू पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो इतना खर्चा होगा। अब देखते हैं डिस्काउंट पे क्या खर्चा होगा। 2% डिस्काउंट एट द रेट 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स पर 2% का कंपनी डिस्काउंट देने को, आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट देने को रेडी है। अब यहाँ पे परचेज कॉस्ट निकालो। अब मंगाने वही 1,20,000 यूनिट है, लेकिन इस बार जो कॉस्ट होगी उसमें 2% कम ही करनी पड़ेगी, 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम चाहो तो 40 माइनस 2% भी कर सकते हो, जैसी है तुम्हारी इच्छा। तो ये खर्चा आएगा 470
4000। सेकेंड, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब 10,000 मंगा रहे हो एक बार में, 1,20,000 यूनिट चाहिए, एक बार में मंगाओगे 10, क्वांटिटी बढ़ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, तो 500, ये 6 मेरे ख्याल से 6। और फिर आएगी होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन इस बार होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी मंगा रहे हैं ना, पहले 7746 मंगा रहे थे, अब 10,000 मंगा रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी हो गई, ज्यादा क्वांटिटी हो गई तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी 10,000। लेकिन इसमें अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूं तो कितनी है साहब, $47,20,000 ही आ रही है, और इधर कितनी आ रही थी 48 लाख। तो इसका मतलब बेनिफिशियल कौन सा है, पूछ रहा है, डिटरमाइन वेदर ऑर्डरिंग यूजिंग ईओक्यू और डिस्काउंट ऑर्डर क्वांटिटी इज मोर वर्थवाइल। हम बोलेंगे डिस्काउंट करो भाई साहब, वो ज्यादा वर्थवाइल है, क्योंकि यहाँ पे ईओक्यू पर कॉस्ट ज्यादा है, डिस्काउंट पर कंपेरेटिवली कॉस्ट कम है। ठीक है साहब, तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ईओक्यू निकाल के डिस्काउंट से कंपेयर करवाते रहते हैं वो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बाद में सॉल्यूशंस वगैरह रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये अपन देखा कि कौन सा ज्यादा वर्थवाइल है। अब आया अपना ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब ईओक्यू के फॉर्मूले को ही थोड़ा सा रिवाइज करके कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई देखो, अगर ईओक्यू का फॉर्मूला ये बता सकता है कि एक बार में कितने यूनिट्स मंगाने, तो ईबीक्यू का फॉर्मूला उसको थोड़ा अगर मॉडिफाई करें तो शायद हम ये निकाल सके कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो ये क्या बताता है कि एक बार में कितने यूनिट्स बनाने हैं आपको। तो बैच कॉस्टिंग जब आप करते हो, कंपनी जो बैच में प्रोडक्शन करती है उनके लिए एक दिक्कत है, उनको दिक्कत क्या है, उनको बताना है एक बार में कितने यूनिट्स बनाने, कितना क्वांटिटी का बैच बना है। तो ईबीक्यू जो है वो आपको हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल बैच साइज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। अभी कैसे करता है, तो ये क्या करता है, ईबीक्यू जो है उसने सेम कंसेप्ट लिया, बस उसमें एक दो चेंज करे। उसने कहा देखो सुनो यार, मुझे यहाँ पे बैलेंस आउट तो करना है, लेकिन अब मैं बैच की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, तो प्रोडक्शन में ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होती, प्रोडक्शन में सेटअप कॉस्ट होती है। तो सेटअप की जो कॉस्ट है, ठीक है, इसको CS कह सकते हैं अपन, इसको ये बराबर कर देता है होल्डिंग कॉस्ट के। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट तो अभी भी लगेगी, पहले रॉ मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट थी, फिनिश गुड्स की होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट तो अभी भी लगेगी। तो यहाँ पे अपन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। तो ईबीक्यू के लेवल पे सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है, ईओक्यू पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती थी। सर इसका फॉर्मूला वही, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। वहां पे था अपना 2 इंटू डिमांड इंटू CO अपॉन CH अंडर रूट, ये ईओक्यू था। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर, CO की जगह आ गया CS सेटअप कॉस्ट, CH की जगह आ रहा CH। लेकिन अब हमने कहा सुनो सुनो सुनो, जो होल्डिंग कॉस्ट है ना वो आपकी पूरे साल भर की एक नहीं रहेगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन करोगे टुकड़ों टुकड़ों में ना, तो कुछ प्रोडक्ट बनाओगे और उतने में कुछ लोग जाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे जो रेट होती है वो चेंज निकालनी, तो हम यहाँ पे निकालते हैं ये 1 माइनस डी अपॉन आर। डी तो है डिमांड है, आर क्या है, आर है प्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो डी माने डिमांड, आर माने प्रोडक्शन रेट। तो बाकी सब तो वो के वही है, बस एक CS का मतलब पता होना चाहिए। CS का मतलब होता है सेटअप कॉस्ट और R का मतलब होता है प्रोडक्शन रेट, किस रेट पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अच्छा, ये भी एनुअल वाली चाहिए टोटल, ठीक है ना, फॉर्मूला पूरा का पूरा एनुअल बेसिस चलता है, डिमांड भी एनुअल है तो रेट भी एनुअल होनी चाहिए। बस ये फॉर्मूला है। सर याद नहीं रहा तो एग्जाम में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो CO बोलो, CS बोलो, सेटअप कॉस्ट हो जाती है, ये इंकर होती है ईच टाइम अ बैच इज प्रोड्यूस्ड। सेटअप कॉस्ट क्यों लगती है भाई, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सेटअप कॉस्ट क्यों। देखो मैन्युफैक्चरिंग में बैच वाइज मैन्युफैक्चर हो रहा है। आप सोचो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लो, वो एक प्रोडक्शन लाइन पे साबुन बनाना है, तो साबुन तो एक ही फैक्ट्री में बनते होंगे। अब वो लक्स भी बना रहा है, डब भी बना रहा है, पियर्स भी बना रहा है, लेकिन सबका शेप अलग अलग है, सबका इनपुट अलग अलग है, ठीक है, कंपोजिशन अलग अलग है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है चलो आज लक्स बनाएंगे, तो आज मशीन को सेटअप करता है लक्स के साँचे के साथ में, उसमें वो रॉ मटेरियल डालता है जो लक्स में डलते हैं, टेम्परेचर वगैरह जो भी चीज़ें सेट करनी है वो लक्स के हिसाब से सेट हो जाती है। फिर अब बोला कि शाम तक चलो डब बनाना है, तो मशीन में से वो साँचे हटाए लक्स वाले, अब डब वाला साँचा लगाया, डब का शेप जो लगाना है उसके हिसाब से, शेप के हिसाब से मशीन को सेट करा, उसके टेम्परेचर उसके रॉ मटेरियल के हिसाब से सब चीज़ें सेट हुई और फिर वो बना। तो ये हर बार करना पड़ेगा जब आप बैच चेंज करोगे, इसे कहते हैं सेटअप कॉस्ट।
होल्डिंग कॉस्ट तो वही है। अब इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की जगह फिनिश गुड्स को होल्ड करेंगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा इन्वेंट्री हो जाएगी, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम बैच बनाओगे तो कम क्वांटिटी होगी, कम कॉस्ट लगेगी, तो ट्रेड ऑफ है, इसी को बैलेंस करना है। आर माने प्रोडक्शन रेट, रेट एट विच आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड, एग्जांपल यूनिट पर वीक, तो अपने को डिमांड, लेकिन एनुअल, अपने को ये सब एनुअल लेकर चलना है, ठीक है। और डिमांड तो वही है, रेट एट विच आइटम्स आर कंज्यूम्ड, कि मार्केट में किस रेट पे बेच सकते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे, ग्लास कंपनी प्रोड्यूसेस ग्लास इन बैचेस, प्रोडक्शन रेट इज 1000 यूनिट्स ईच वीक, वीक की दे रखी है, एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर के लिए अब देखना पड़ेगा वीक है, कितने वीक है, एंड द फैक्ट्री इज ओपन फॉर 50 वीक्स, कुछ नहीं बोलता तो 52 लेते, बट यहां बोल दिया तो 50 लेना पड़ेगा। तो 1000 इंटू 50, आर होगी 50,000 की, तो आर मिल गया। वीकली डिमांड ऑफ ग्लास इज 800, अब वीकली डिमांड है, इसको भी एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 800 इंटू 50, ये हो जाएगी 40,000। सेटिंग अप द मशीन फॉर प्रोडक्शन रन कॉस्ट 4800 फॉर ईच बैच, एक बार की सेटअप कॉस्ट दे दी तो CS, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ ग्लास 15, तो ये हो गया CH। सब मिल गए, R मिल गया, D मिल गया, CS मिल गया, CH मिल गया, क्वांटिटी निकालनी, फॉर्मूला लगा लो बस। EBQ इज इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं साहब, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू CS डिवाइड बाय CH मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस D अपॉन R, ये अपना फॉर्मूला है। वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू एनुअल डिमांड है सब 40,000 की, इंटू CS कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप कॉस्ट है 4500 की, डिवाइड बाय CH है 15, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D, डिमांड कितनी है साहब, डिमांड 40,000 है, और प्रोडक्शन रेट है 50 का, डन, इसका अंडर रूट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 50, 0.8, 1 माइनस 0.8 हो जाएगा 0.2, मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है सर। 10954, ये आपका आंसर आएगा 10954। तो ये अपना इतने यूनिट अगर आप बनाओगे तो आपकी बैच कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में लगाएं, जैसे EOQ निकालते हैं वैसे ही EBQ निकालते हैं, ठीक है साहब, डन है, डन साहब। तो इस कैप्सूल में आप लोगों के लिए मैंने हमारे मटेरियल के चैप्टर में से जो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, EOQ और EBQ, ये 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आएगा और आएगा ही आएगा, ठीक है। इनके बिना पेपर बनानी है। EOQ और रीऑर्डर लेवल तो हमेशा आते हैं, बाकी के बाकी के जो टॉपिक्स है वो कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को याद होने चाहिए कभी आ जाए तो, ठीक है साहब। तो इस कैप्सूल से आपको आपका मटेरियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है साहब। चलिए, तो आज के लिए इस कैप्सूल के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट कैप्सूल में आपसे मुलाकात होगी किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कैप्सूल में।